गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने सामाजिक अनुसंधान पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण निदर्शन को समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं। इस निदर्शन के अंतर्गत हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत निदर्शन के अर्थ, निदर्शन की विशेषताएं और निदर्शन के आधारों को पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 3 के अंतर्गत निदर्शन प्रणाली के जो गुण हैं और निदर्शन प्रणाली के जो दोष हैं उनको पढ़ेंगे। यानी कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो निदर्शन के अंतर्गत शामिल हैं या निदर्शन पद्धति में हैं, जिनके कारण हम निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हैं, और इसके अंतर्गत कौन से दोष हैं जिन्हें हमें दूर करने की आवश्यकता है ताकि हम निदर्शन को प्रभावी बना सकें। तो हम पढ़ें उससे पहले निदर्शन को एक बार फिर से इसकी परिभाषा जान लें। निदर्शन का सीधा सा अर्थ होता है समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनना। यानी कि एक वृत्त समूह में से, एक बड़े समूह में से कुछ इकाइयों को अनुसंधानकर्ता द्वारा जब आंकड़े एकत्रित करने के लिए चुना जाता है तो वह निदर्शन कहलाता है, और यह पद्धति निदर्शन प्रक्रिया या निदर्शन विधि कहलाती है। इस निदर्शन के अंतर्गत समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। तो निदर्शन की परिभाषा को जानने के बाद अब हम जानें कि निदर्शन के अंतर्गत गुण कौन कौन से हैं, यानी निदर्शन प्रक्रिया के गुण। तो निदर्शन प्रणाली जो है उसके प्रमुख गुण इस प्रकार हैं: समय की बचत, धन की बचत, श्रम की बचत, गहन अध्ययन, परिणामों की परिशुद्धता, तथ्यों की पुनर्परीक्षा, प्रशासनिक सुविधा, निदर्शन की अनिवार्यता। अब हम इन सभी को एक एक करके समझें, इन सभी को एक एक करके जानें। सबसे पहले आता है समय की बचत। उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे निदर्शन प्रणाली के गुण की एक प्रस्तावना या भूमिका क्या लिख सकते हैं हम। अगर यह प्रश्न एग्जाम में आए तो पहले हमें लिखना है कि आधुनिक समय में, यानी इस समय में निदर्शन जो पद्धति है उसका प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यानी अधिकांशतः अनुसंधानकर्ताओं द्वारा निदर्शन विधि का ही प्रयोग किया जा रहा है और वह संगणना विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि संगणना विधि आज समय, धन, श्रम इनकी बचत के लिए एक खर्चीली विधि है और यह असुविधाजनक है। कौन सी विधि असुविधाजनक है? संगणना विधि, क्योंकि इसमें समय, धन और श्रम अधिक मात्रा में चाहिए और विशाल क्षेत्र में अध्ययन के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। कौन सी? संगणना, क्योंकि उसमें श्रम अधिक चाहिए, पैसा अधिक चाहिए और समय भी अधिक चाहिए। अब हम इन सभी गुणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है समय की बचत। निदर्शन प्रणाली में समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन, समूह में से जो अनुसंधानकर्ता ने एक क्षेत्र चुना है उस क्षेत्र में आने वाली जितनी भी इकाइयां हैं उनमें से कुछ इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन के लिए कर लिया जाता है, तो उसे संपूर्ण समूह का अध्ययन करना नहीं पड़ता। इससे अनुसंधानकर्ता के समय की बहुत बचत होती है। समय की बचत और शीघ्र निर्णय करना यह इस युग की मांग है जिसे निदर्शन द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। समय की बचत करके अनुसंधानकर्ता शीघ्र ही निष्कर्षों तक पहुंच सकता है। अगला है धन की बचत। संगणना विधि के अंतर्गत हमें अधिक धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें अधिक अनुसंधानकर्ताओं की ज़रूरत होगी और अनुसंधानकर्ताओं की ज़रूरत होगी तो अधिक धन लगेगा।
क्योंकि वह क्षेत्र एक निश्चित स्थान पर हो सकता है, वहाँ से आने जाने का भी खर्चा हो सकता है, प्रश्नावली अनुसूची जो भी बनवाई है उनका भी खर्चा हो सकता है, टाइपिंग का भी खर्चा हो सकता है। तो अगर निदर्श इकाइयों की संख्या कम है या निदर्शन के अंतर्गत हमने संगणना विधि के विपरीत निदर्शन का प्रयोग कर लिया है तो कम इकाइयाँ चुनी, और कम इकाइयाँ चुनी तो धन की आवश्यकता, धन की बचत हो गई, धन की कम आवश्यकता हुई। सामान्यतः सभी लोगों के आर्थिक साधन सीमित होते हैं, इसलिए सरकारी अध्ययनों के अतिरिक्त, मतलब सरकार द्वारा जो अध्ययन करवाए जा रहे हैं उनके अतिरिक्त धन के अभाव में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के लिए या अनुसंधान को संचालित करना एक कठिन कार्य है। इसके बाद अगला आता है श्रम की बचत, यानी परिश्रम की बचत, कम श्रमिकों की या कम अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता। निदर्शन में चूंकि हमने कम इकाइयाँ ली हैं, संपूर्ण क्षेत्र की सभी इकाइयों को शामिल नहीं किया है, इसलिए हमें कम इकाइयों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे अधिक कार्यकर्ताओं या अधिक अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता हमें नहीं होगी, जिससे निदर्शन के माध्यम से हम श्रम की बचत कर सकते हैं। अगला है गहन अध्ययन। संगणना विधि में क्षेत्र विस्तृत और इकाइयाँ बिखरी हुई होती हैं और इनके बारे में मोटी मोटी बातें ही ज्ञात की जा सकती हैं, लेकिन निदर्शन में क्योंकि इकाइयों की संख्या कम है इसलिए उन इकाइयों के बारे में सूक्ष्म, विस्तृत एवं गहन जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है परिणामों की परिशुद्धता, यानी जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो परिशुद्ध होते हैं। निदर्शन में अध्ययनकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर ही केंद्रित होता है, संपूर्ण इकाइयों पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता, अतः उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो अधिक यथार्थ और शुद्ध होते हैं। अगर निदर्शन का चुनाव सही तरीके से किया गया है तो कई बार इसके निष्कर्ष संगणना पद्धति के निष्कर्षों से भी परिशुद्ध हमें प्राप्त होते हैं। अगला है तथ्यों की पुनर्परीक्षा। किसी भी अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों को विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए, यानी कि किसी भी अनुसंधान में जो हमने निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं उनकी विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए उनकी पुनर्परीक्षा जरूरी होती है या पुनर्परीक्षा की जा सकती है। और अगर निदर्शन में हमने जिन इकाइयों को चुना है उन इकाइयों से हम पुनः संपर्क स्थापित करके कम समय में और कम खर्चे में अपने जो निष्कर्ष हैं, अपने जो तथ्य हैं, उन तथ्यों की पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। अगला आता है प्रशासनिक सुविधा। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण उनका प्रबंध और प्रशासन के आयोजन एवं संगठन में सुविधा होती है। एक और अनुसंधान में कम कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना पड़ता है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना भी आसान होता है। जिन अनुसंधानकर्ताओं को या जिन कर्मचारियों को हमने तथ्यों के एकत्रण के लिए निश्चित किया है या उन्हें सम्मिलित किया है, उन पर प्रशासनिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण आसानी से रख सकते हैं। अगला है निदर्शन की अनिवार्यता। कई बार क्या होता है कि हमें कोई ऐसे क्षेत्र का अध्ययन करना होता है जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है या उसकी जो इकाइयां हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। उन इकाइयों का अध्ययन या उन इकाइयों के अंतर्गत हम संगणना विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें श्रम के साथ साथ धन और समय की भी अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए निदर्शन के माध्यम से हम उन इकाइयों में से कुछ इकाइयों को चुन करके अध्ययन कर सकते हैं, तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। और ऐसे क्षेत्रों से जो दूर दूर तक फैली हुई हैं, सभी इकाइयों से संपर्क करना भी संभव नहीं होता, और साथ ही साथ समग्र का पता लगाना भी कठिन जब हो तो निदर्शन पद्धति ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग हम तथ्यों के एकत्रण के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार हमने अब तक निदर्शन के गुण को जाना, और अब हम इसके दोष, कोई भी पद्धति हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सिद्धांत हो,
सभी के कुछ ना कुछ गुण होते हैं तो उनके दोष अवश्य होते हैं। कोई भी सिद्धांत, कोई भी विधि, कोई भी प्रणाली अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती। तो निदर्शन के भी कुछ दोष हैं, निदर्शन प्रणाली के भी कुछ दोष हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है पक्षपात की संभावना। अगला है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई। अगला है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। उसके बाद निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई। और अगला लास्ट है निदर्शन की विविधता। तो पहला हम देखें पक्षपात की संभावना। निदर्शन विधि में का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण या प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखकर निदर्श इकाइयों का चुनाव करता है और वह उन इकाइयों को चुनता है जो उसकी उपकल्पना के आधार पर फिट बैठते हैं या सही बैठते हैं, और उन्हीं से वह तथ्यों का संकलन करता है। तो इस प्रकार पक्षपात की संभावना निदर्शन में बनी रहती है। अगला है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई। निदर्शन तभी उपयोग होता है जब वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे, किंतु प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चयन अपने आप में एक कठिनाई है। जब क्षेत्र में अनेक प्रकार की विविधताएं हों तथा अनुसंधान का विषय जटिल हो, तो सभी प्रकार की जो इकाइयाँ या जो निदर्शन की इकाइयाँ हमने चुनी हैं वो हो सकता है कि हमारे अनुसंधान के लिए सही ना हो, और वो प्रतिनिधि चुनाव, ऐसे समय में प्रतिनिधि का चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है। जब क्षेत्र में विविधता हो और अनुसंधान का विषय जटिल हो तो प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में हमें कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ती है। इसके बाद अगला आता है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। निदर्शन का चयन करना एक तकनीकी प्रक्रिया है और इस तकनीकी प्रक्रिया के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता का या अनुसंधानकर्ता के जो सहायक हैं उनको विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उत्तम निदर्शन का चयन कर पाएगा। इसके लिए अनुसंधानकर्ता का प्रशिक्षित एवं अनुभवी होना आवश्यक है। निदर्शन निकालने के लिए पर्याप्त सूझबूझ होनी चाहिए, अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, निदर्शन के सिद्धांतों का पता होना चाहिए, उसकी कमी और सीमाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इन सभी के अभाव में अनुसंधानकर्ता भयंकर त्रुटियां कर सकता है या वह त्रुटि कर सकता है। आगे आता है निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होती है, लेकिन फिर भी चुनी हुई इकाइयों पर कायम रहना कई बार बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए, जब निदर्शन में ऐसी इकाइयों का चयन हो जाता है जो दूर दूर तक बिखरी हुई हों, तो उनसे संपर्क करना कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के स्थान पर अन्य लोगों का चयन करना पड़ता है। तो इस परिवर्तन में निदर्शन के अंतर्गत पक्षपात आने की संभावना बनी रहती है। अगला आता है निदर्शन की विविधता। निदर्शन की विविधता। जिस प्रकार से कई अध्ययनों में संगणना पद्धति का प्रयोग असंभव है, उसी प्रकार से कहीं कहीं निदर्शन पद्धति को काम में लेना भी असंभव है। जब समग्र बहुत छोटा हो, उसमें विविधता हो, सजातीयता का अभाव हो, तो ऐसे समय में शुद्धता 100% आना संभव नहीं है, और इसके अंतर्गत निदर्शन की अपेक्षा हमें संगणना विधि को ही चुनना होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन सीमाओं के बावजूद निदर्शन के महत्व को हम नकार नहीं सकते। नहीं कि निदर्शन प्रणाली में कुछ दोष अवश्य हैं, लेकिन बावजूद इसके निदर्शन सामाजिक अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चरण है जो अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान में सहायता प्रदान कर निष्कर्ष तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। तो आज हमने निदर्शन प्रणाली के गुण और दोषों को जाना। आगे की क्लास में हम निदर्शन से संबंधित और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।